इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 59.5% मतदान हो चुका। गुरमीत जी, आंकड़े किस हद तक आगे बढ़ेंगे और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। चुनाव में कभी भी जब ज़्यादा मतदान होता है तो वो उसकी सफलता का सूचक है। और आपको याद होगा 3-4 चुनाव पीछे जाएं तो एक नौबत ऐसी आ गई थी देश में जब 50% मतदान भी होता था, 60% से ज़्यादा तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और यहाँ तक कि अगर कहीं 80-80 हो जाए तो लोग शक की निगाह से देखते थे कि कहीं बूथ कैप्चरिंग ना हुई हो या कहीं रिगिंग ना हुई हो। और आज ये स्थिति है कि आप देख रहे हो कि प्रदेश में हर जगह पर या पूरे देश में हर जगह पर जो मतदान का प्रतिशत है वो 70 से ऊपर तो हम मान के चल रहे हैं कि 70 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। और जब फाइनल फिगर आएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में हरियाणा में 80% मतदान भी हो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोकतंत्र में एटलीस्ट देखिए, मुझे ये लगता है कि ये पहला अधिकार है जो, अगर हम इस अधिकार के प्रति सचेत हैं आज, तो हो सकता है कल को जो हमारे और अधिकार हैं जो संविधान के तहत हमें दिए गए हैं उनके प्रति भी लोग सजग होना शुरू कर दें। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं आज सुबह 7 बजे पंचकुला में जब वोट डालने गया तो मैं ये सोच के गया कि जल्दी से सुबह वोट डाल दूं, लेकिन 7 बजे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और बहुत लोग युवाओं की बात कर रहे हैं इस बार। मैंने सुबह पंक्तियों में देखा कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा थे, शायद वो सुबह सैर ज़्यादा करते हैं और जो नौजवान देर से उठते हैं ये भी वजह हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग थे, बहुत उत्साह था। 7 बजे लोग 50 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे। तो ये जो एक ट्रेंड है हमारे, जिसके लिए मीडिया बहुत बधाई का पात्र है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन बहुत बधाई का पात्र है, जिसके लिए पार्टियां भी मैं कहूँगा जो मोबिलाइजेशन अब ज़्यादा करती हैं। अब जैसे हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में इस बार आप देख रहे हो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। जब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होता है तो हमेशा मोबिलाइजेशन ज़्यादा होती है, तो वो भी एक परिणाम हो सकता है। और हरियाणा में तो वैसे भी देखिए, हरियाणा का मतदाता मुझे लगता है शुरू से बहुत जागरूक मतदाताओं में है और वो बड़ी संख्या में बाहर निकलता है और बड़े बड़ों को कई बार चित्त कर देता है और कई बार छोटे लोगों को या अदने कार्यकर्ताओं को ऊपर पहुंचा देता है। तो यही सब चीज़ें मिलके मुझे लगता है ये जो पोलिंग हुई है आज और अब तक जो हुई है तो बहुत अच्छा ट्रेंड है। और अभी 2 घंटे बचे हैं तो मुझे लगता है 70 से ऊपर तो जरूर जाएगी। बिल्कुल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 18 से 39 साल के जो वोटर्स हैं वो 80,51,000 है। एक अच्छी खासी इनकी संख्या है और ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव भी रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यहाँ पर ये आपसे समझना चाहेंगे, वोट परसेंटेज को बढ़ाने में, वोट करने के प्रति जागरूक करने में सोशल मीडिया ने चूंकि इस बार बहुत अहम रोल अदा किया है इस बार चुनाव में, इस लिहाज से भी ये कितना बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है? देखिए, युवा मतदाता के लिए सोशल मीडिया वाकई एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है, बहुत बड़ा हथियार भी हो गया है। युवा मतदाता के बारे में क्या हम समझ सकते हैं कि जो परंपरागत रूप से रैलियां, जनसभाएं होती हैं उसमें ये माना जाता है कि ये कामकाजी लोग हैं, जो ख़ासतौर से सोशल मीडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी मजबूरी से, अपने प्रोफेशनल मजबूरी कहिए या किसी भी वजह से, वो अपने जो वर्क प्लेस होता है, कार्यक्षेत्र होता है, उसके साथ वो बंधे रहते हैं। तो उनके पास जाहिर तौर पर इतना वक्त शायद वो नहीं स्पेयर कर पाते हैं कि वो सक्रिय रूप से किसी चुनावी रैली में पहुँचे, किसी चुनावी जनसभा में पहुँचे और वहाँ पर अपना पूरा वक्त देकर वो उस चीज़ को समझें। लेकिन सोशल मीडिया उनके लिए इतना बड़ा औजार भी हो गया है, उनके लिए हथियार भी हो गया, उनके लिए एक साधन हो गया है। आप ये देखिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले महीने भर के दौरान जो भी चुनाव प्रचार हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस माध्यम को बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया है। सपोज कीजिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की कहीं भी रैली हो, वो या तो उन्होंने कोशिश ये की कि सोशल मीडिया के, फेसबुक के ज़रिए या किसी और ज़रिए से वो लाइव उसको उन्होंने किया, इंटरनेट पे लाइव छोड़ने की कोशिश की, या उन्होंने फ़ौरन अगर लाइव नहीं कर पाए तो उसकी पूरी 1-1 घंटे के भाषणों की क्लिप, 3-4 मुख्य वक्ताओं के भाषणों की क्लिप्स उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, फेसबुक पे डाल दी। मकसद क्या है इसके पीछे? जो इलाके में वोटर है वो तो उनके सामने रैली में बैठा हुआ है, जो उनके इलाके जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं वो तो उनकी अप्रोच में है। इसके बावजूद अगर वो फेसबुक और न्यू मीडिया, सोशल मीडिया का वो सहारा ले रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है, इसका कहीं ना कहीं मकसद है कि एक मनोविज्ञान बिल्ड करना, एक अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझाना, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी को कन्विंस कराना कि हमारे नेता ने ये भाषण दिया है, आप इसको देखिए, सुनिए, हमारे नेता ने ये भाषण, इस नीति की चर्चा की है,
इस बात की चर्चा की, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो पहुँचे, वो लोग उसको समझें, उसको सुने और उसके बाद अपना मन बनाए कि किसको वोट देना है, किन आधार पे वोट देना है। तो इस रूप में ये पहला लोकसभा चुनाव है मेरी जानकारी के हिसाब से जिसमें इतनी सक्रियता हम न्यू मीडिया की देख रहे हैं और इतना प्रमुखता से जिसका इस्तेमाल इसमें हो रहा है। तो जाहिर तौर पर न्यू मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अभी तक भी, और आज भी इवन अब चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो पहले घंटे में मान लीजिए वोट नहीं डाल पाए, दूसरे घंटे में वोट नहीं डाल पाए, वो फेसबुक पे या अपने जो ट्विटर के जरिए सब अपडेट देख रहे हैं कि देश के किस हिस्से में कितने फीसदी मतदान हो गया। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के लिए हरियाणा की जो छवि है, हरियाणा के जो परंपरागत वोटर है उसके मिजाज से, उसके लिहाज से बिल्कुल एक नई चीज़ है। उसके बावजूद यहाँ भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि गुड़गांव है, फरीदाबाद है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है, जो बड़े शहर हैं जहाँ न्यू मीडिया के यूज़र्स की अच्छी खासी तादाद है। तो ये एक माइंड मेकअप में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और अभी जिस घंटे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसमें भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि जो वोट ना डाल पाए हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जैसे ही उनको पता चल रहा होगा कि अच्छा फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने फीसदी मतदान हो चुका, तो कहीं ना कहीं उनको हो सकता है एक सेल्फ मोटिवेशन आए कि जब सब कर चुके हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और हो सकता है वो अभी अपने घर में हो, कहीं अपने घर में फेसबुक पे कोई अपडेट देख रहे हो, उसके बाद वो फ़ौरन हो सकता है कि इतना मोटिवेशनल उनके लिए साबित हो कि वो निकलें और घर से बाहर निकल के वो पोलिंग बूथ तक पहुँचे। बिल्कुल। और लगातार फोकस टीवी भी तमाम मतदाताओं से एक आग्रह भी कर रहा है कि अगर अभी तक आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है तो आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार आपको मौका मिलता है, तो फिर इस मौके को गंवाइए मत, ज़रूर घर से बाहर निकलिए। और अगर आप अभी तक आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है तो अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और किसी न किसी पार्टी को जो भी आपको सही लगे उम्मीदवार उसको ज़रूर मत कीजिए। हमारे साथ गुरमीत जी जुड़े हुए लगातार। गुरमीत जी, यूथ की बात हमने की, सोशल मीडिया की बात हमने की, लेकिन बेशक 11 महिला उम्मीदवार हों, इसके बावजूद महिलाओं की अगर हम रुझान की बात करते हैं, उनकी दिलचस्पी की बात करते हैं, तो कई जगह इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आई जहां पर महिलाओं में एक गजब का उत्साह देखने को मिला अपने मताधिकार को लेकर। यह भी एक अच्छी बात है कि महिलाओं की दिलचस्पी इस हद तक है और वो भी समझती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और उनका ये मताधिकार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, निश्चित तौर पे, लेकिन आपकी अनुमति से मैं एक सोशल मीडिया पे जरूर बात कह दूं, उसके बाद मैं महिलाओं की बात करता हूं। देखिए, आजकल न्यू मीडिया की भूमिका को मैं नज़रअंदाज नहीं करता, ना ही मैं उसका विरोधी हूं, लेकिन आजकल न्यू मीडिया पे बात करना एक फैशन भी हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप देखिए, आप आज अभी खुद कह रहे हैं कि जी अगर आपने अब तक वोट नहीं किया तो आप जाइए डाल आइए। ये क्या बात, जबकि पहले तो हम टीवी वाले क्या कहते थे कि जी आप कहीं मत जाइए, हम आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद, और आज आप खुद कह रहे हैं, हर टीवी चैनल ये कह रहा है कि जी अगर आपने वोट नहीं किया तो प्लीज़ वोट डालने जाइए, यानी कि आप टीवी देखना छोड़ दीजिए लेकिन वोट डालने जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये जो 2 माध्यम है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हमें न्यू मीडिया की शोरगुल में गुम नहीं करना चाहिए, खासतौर पर हरियाणा जैसे प्रदेश में। क्योंकि जो हम यूथ की बात कर रहे हैं, जो अभी आपने करी, उसके बाद मैं महिलाओं की करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि जैसे 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जितने वोटर नए जुड़े हैं, उतने ही वोटर हरियाणा में लगभग 4.5 लाख में फिगर देख रहा था, 80 साल के ऊपर वाले भी हैं। तो जो बुजुर्ग हैं, और जैसे मैंने सुबह कहा कि ये भी आजकल एक हम सब में एक फैशन हो गया यूथ की बात करना, बुजुर्ग जो लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, और वो भी बहुत बड़ी तादाद में वोट डालते हैं। और उनकी भी हरियाणा में, जैसे मैंने बताया, 80 साल से ऊपर वाले भी 4.5 लाख मतदाता हैं। जहाँ तक महिलाओं का है, महिलाओं के मामले में एक चीज़ मैं ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगा कि हरियाणा में और जगहों पर भी हम लोग रेगुलर देखते हैं कि हालांकि हरियाणा की महिलाएँ काम ज़्यादा करती हैं, वो मेहनत ज़्यादा करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो कहती हैं कि जहां पुरुष कहेंगे वहां हम वोट डाल देंगे जी। तो जबकि महिलाओं से मुद्दे, महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का है। आपको मालूम है कि 9 से 12 सिलेंडर कांग्रेस को करने पड़े ये कह के कि भाई महिलाओं से रिलेटेड मामला है, या इस तरह से सुरक्षा का मामला। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली महिलाओं के विरुद्ध अपराध हरियाणा में बहुत हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों पर आज डिबेट हो रही है इलेक्शन में, जो कि होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी महिलाओं को और असर्ट करने की ज़रूरत है, और जितना वो अभी कर रही हैं, जैसे मैंने बताया, जब पोलिंग हाई होगी तो धीरे धीरे वो और अधिकारों को लेकर भी सचेत होंगे। जैसे पंचायत की मामला करिए, पंचायत में हम अभी कहते हैं जी सरपंच जो है चाहे महिला बन गई, उसका पति चला रहा है, लेकिन एक मौका मिला है, धीरे धीरे उसमें वो चेंज, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता। ऐसे ही वोट जब ज़्यादा पड़ते हैं तो संभव है, इस बात की संभावना पूरी है कि आगे आने वाले समय में हरियाणा की विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, महिलाएं भी और सचेत होंगी। वो देखेंगी कि कौन सी पार्टी उनके मुद्दों पर, जैसे मैंने बताया महंगाई का मुद्दा है,
पानी का मुद्दा, आपको पता है कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर आपने भी देखा होगा हरियाणा के गांव में महिलाएं ही पानी भर के लाती हैं। कभी आपने किसी पुरुष को पानी भर के लाते नहीं देखा होगा। पर क्या पेयजल का मुद्दा इलेक्शन में मुद्दा बनता है? क्या महिलाओं के विरुद्ध अपराध का मुद्दा वो बनता है? क्या और चीज़ें आप हरियाणा में देखते हो? कई ऐसे सामाजिक विषय हैं जिनमें इंडेक्स में हरियाणा पिछड़ा हुआ है, जो महिलाओं से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। फीमेल फिटेसाइड की बात है या और मुद्दे। तो मुझे लगता है ये अच्छा ट्रेंड, एक शुरुआत है, हमें इस पर निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये चीज़ जरूर हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। बिल्कुल गुरमीत जी, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर हरियाणा में ही नहीं गुरमीत जी, क्योंकि जब हम वोट यात्रा के जरिए हमने हरियाणा के तमाम लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया था और वहां महिलाओं से भी बातचीत हुई थी, तो वहां पर इस सोच से, जिसका आपने जिक्र किया, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस सोच से महिलाएं बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। कई जगह पर महिलाओं ने अपनी रसोई तक ले गई वो हमें, और वहां पर इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि हम महंगाई से परेशान हैं, हम भ्रष्टाचार से परेशान हैं। उन्होंने अपने किचन का नज़ारा दिखाया और साफ तौर पे कहा कि प्याज के जो दाम बढ़ गए थे उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमें महंगाई से निजात दिलवा पाए। तो काफ़ी हद तक ये कहा जा सकता है कि उस सोच के दायरे से भी हरियाणा की महिलाएं अब बाहर निकल आई हैं। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो भी पक्ष है और उसमें भी सच्चाई है। और मैं यही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे और बढ़ेगा। जैसे जैसे अब जैसे आप लोग जाते हैं, बात करते हैं, आजकल कोई भी पत्रकार जाता है वो ये इंश्योर करता है कि जी महिलाओं से जरूर बात करें। तो धीरे धीरे इस तरह से जब उन्हें लगेगा कि नहीं भाई ये हमसे पूछने आ रहे हैं, अगर आप गांव में जाते हैं, आप केवल चौपाल में अगर आदमियों से बैठ के बात करके आ जाते हैं क्या चल रहा है, उससे बात नहीं बनती। जब आप गांव में जाते हैं तो आजकल सबकी कोशिश होती है कि महिलाओं से बात करें। तो जब उनसे बात की जाती है तो उन्हें लगता है कि हम भी कुछ हैं। तो वो जो सोच है वो बढ़ रही है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ग्रामीण अंचलों में, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो, आप देखते ही और जगह, हम लोग भी टीवी देखते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, सब जगह पर ये वाली जो प्रवृत्ति है इसे और कम करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा मतदान जब होगा, ज़्यादा प्रतिशत जब होगा, जब ज़्यादा अवेयरनेस होगी, जब मीडिया का ज़्यादा रोल चुनाव के दौरान होगा, तो ये चीज़ों पे पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेंगे। जो जैसे आप कह रहे हो कि आपने वोट यात्रा के दौरान देखा, तो उसमें आपको मिले, तो और भी ज़्यादा इसमें मिलेंगे। तो महिलाओं का मुझे लगता है, क्योंकि आधी आबादी है तो उन्हें असर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं देख रहा था कुरुक्षेत्र में तो महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। तो इसलिए कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं। सो उनको पूरी अहमियत मिलनी चाहिए, उनके मुद्दों को पूरी अहमियत मिलनी चाहिए, उनकी दखल पूरी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे उम्मीदवार की बात करें, अगर बड़ी पार्टियों में आप उम्मीदवार देखेंगी तो कांग्रेस ने श्रुति चौधरी को लड़ाया है वहाँ से, जो रेस में जो महिलाएं नजर आ रही हैं। उनके अलावा आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो उम्मीदवार मजबूत माने जा रहे हैं उनमें महिलाओं की संख्या नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हर पार्टी कहती है कि 33% आरक्षण देंगे और तमाम चीज़ें। तो मुझे लगता है धीरे धीरे इस ट्रेंड को जरूर बदलना चाहिए और आधी आबादी जो है उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बिल्कुल पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा, इस बार साकिब जिस तरीके से सिर्फ 11 महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया गया है, इस पर भी सोचना होगा, क्योंकि हरियाणा में 1971 में तो एक भी महिला कैंडिडेट नहीं थी और 3 बार ही दहाई का आंकड़ा ये पार कर पाया है। यानी कि हर राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को बराबर अधिकार देने का, प्रतिनिधित्व देने का की बात तो करती हैं, लेकिन जब उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारने की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे अपने कदम खींचती हुई दिखाई देती हैं। कम से कम पिछला इतिहास तो यही बता रहा है। बिल्कुल। चलिए, वक्त हो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक हो चुका है और अनुज, आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। इस चर्चा में गुरमीत जी और अशोक जी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए स्वाति जोशी हमारे साथ होंगे।